एक आपने कहा था कि ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स को आपने कैप कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में कोई भी बिल्डर घर बनाने की कोशिश करेगा या बिल्डिंग बनाने की कोशिश करेगा, उसमें से 40% टीडीआर उन्हें अडानी यानी जो ये धारावी डेवलपमेंट से खरीदना पड़ेगा। अब उसकी वजह से मुंबई के हाउसिंग प्राइसेस स्काई रॉकेट हो सकते हैं, या एक तरीके से उसका प्राइस अडानी कंट्रोल कर सकते हैं, ये एक आरोप लगाया जाता है। नंबर एक। नंबर दो, जवाब ले लीजिए ना, 1 मिनट जवाब ले लीजिए, तो भूल जाऊंगा मैं। ठीक। पहली बात, ये कंडीशन किसने लाई? मैं सवाल पूछता हूं, ये कंडीशन लाई किसने? ये कंडीशन उद्धव ठाकरे जी ने लाई। ये जो कंडीशन है टीडीआर की, मैं वही कह रहा हूं, हमने क्या सुधारा? उद्धव ठाकरे जी ने जो किया था, उनकी कैबिनेट ने जो टीडीआर दिया था, उस पर कैपिंग नहीं था। कैपिंग नहीं होने का मतलब आप होर्डिंग कर लेंगे, उसकी कीमत बढ़ाएंगे और दूसरे को तो चारा ही नहीं होगा। प्राइस पर अभी भी कैप नहीं है ना? है कितना कैप? आप 40% टीडीआर पे कैप, मतलब प्राइस पे कैप नहीं, प्राइस पे ना, जो प्राइस है उसके 90%, 100% नहीं, रेडी प्राइस 90% से ऊपर नहीं जा सकते। नहीं तो अगर उद्धव जी के या एमवीए की सरकार ने जो कंडीशन की थी, उस कंडीशन को हम मान्य करते, तो जो विकासक है, जो डेवलपर है, 200% तक भी प्राइस ले जा सकता, क्योंकि वो प्राइस रोक के रख लेता, वो टीडीआर नहीं देता। दूसरा, उनके इसमें जो टीडीआर अवेलेबिलिटी है, उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म ही नहीं था। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया। सबसे बड़ी बात, ये कोई भी चीज अडानी को नहीं दी गई है, ये डीआरपी को दी गई है। डीआरपी धारावी डेवलपमेंट, ये सरकार की है, हमारा हिस्सा है, उसमें सरकार होल्ड कर रही है हिस्सा। ये कोई अडानी को ट्रांसफर थोड़ी हुई है। अडानी प्राइवेट लिमिटेड, अडानी जो उनकी कंपनियां है, उनको कोई चीज ट्रांसफर नहीं हुई है। सारी चीज डीआरपी में है, और डीआरपी में सरकार की हिस्सेदारी, हम कंट्रोल करते हैं डीआरपी। सर, दो और उसमें से एक सवाल उठते हैं। एक है डेवलपमेंट कंट्रोल रूल का, जो हाल ही में यह पता चला है कि धारावी रिडेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ होंगे वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बदल कर सकते हैं, जो नॉर्मली बीएमसी कमिश्नर को अधिकार होते हैं किसी डीसीआर में चेंज करना है। तो एक दूसरा आरोप यह लगता है कि आप मल्टीपल धारावीज खड़ी करेंगे, क्योंकि जो पात्र लोग हैं, जिनको एक्सेप्ट किया गया है कि वो वहां के निवासी है, उनको वहां पर घर मिलेगा, बाकी लोगों को बाहर भेज दिया जाएगा, तो अलग अलग धारावी खड़ी हो जाएंगी मुंबई के आसपास में। ये दो आरोप और उसमें लग रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आपने जो कहा, यह भी मैं बता देता हूं कि ओरिजिनली जो कंडीशंस उद्धव जी ने तय की थी, उसमें ही डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी डीआरपी ही थी, उसमें भी डीआरपी थी। लेकिन डीआरपी में डेवलपमेंट कंट्रोल का अधिकार किसका है? उसमें अधिकार जो सेक्रेटरी लेवल का हमारा अधिकारी है, महाराष्ट्र सरकार का जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी है, ये उसके अधिकार है। हु इज इक्विवेलेंट टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ बीएमसी, ये उसके अधिकार है, ये कोई अडानी के अधिकार नहीं। में दो डीसीआर हो जाएंगे ना, दो डेवलपमेंट कंट्रोल की अथॉरिटीज हो जाएंगी। भैया, आपकी जानकारी के लिए, इस शहर में 8 अथॉरिटी है। ठीक है, लेकिन 8 अथॉरिटी है, जो 8 अथॉरिटी अपना अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रूल करती है। लेकिन आपको और बड़ी जानकारी दे देता हूं, कोई भी अथॉरिटी इंक्लूडिंग डीआरपी अगर अपना डेवलपमेंट कंट्रोल रूल तैयार करते हैं, उनको अधिकार नहीं होता है, उस सरकार को भेजना पड़ता है। अगर सरकार बोलती है कि आपके डेवलपमेंट कंट्रोल रूल सही है और उसको सरकार अप्रूव करती है, तो ही ये डेवलप। इसलिए मैंने कहा, ये नैरेटिव है, अडानी कंट्रोल कर लेंगे, अडानी, अरे कौन से, क्यों करेंगे भाई? सरकार करेगी, जो करनी है सरकार करेगी, और सरकार चाहेगी वही अडानी को करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट निकाल लेंगे। सर, एक और विधानसभा चुनाव का इंपॉर्टेंट मुद्दा है आरक्षण को लेकर। 17 सितंबर से मनोज जरांगे पाटिल अनशन पे बैठे हैं, और उनका यह कहना है कि ये लास्ट चांस है, लास्ट एजिटेशन, लास्ट चांस। कल खत्म हो गया। कल उन्होंने अब सवाल यह है कि इस रिजर्वेशन के इशू को आप असेंबली के कॉन्टेक्स्ट में कैसे प्ले आउट होता हुआ देखिए, इशू तो है ही, और सबसे महत्व की बात यह है कि मराठा समाज को रिजर्वेशन हमने दिया। आज भी 10% रिजर्वेशन मराठा समाज को है। अब मनोज जरांगे पाटिल, इन्होंने कई मांगे की, और उनकी अंतिम मांग, ये अंतिम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, पर अब जिस मांग पर आकर वो रुके हुए हैं, वो मांग ये है कि मराठा समाज को ओबीसी में सम्मिलित करिए, ओबीसी में से आरक्षण दीजिए। अब हम लोगों ने एक ऑल पार्टी मीटिंग ली थी, शरद पवार जी भी आए थे,
उसमें कांग्रेस के नाना पटोले जी भी आए थे, उसमें शिवसेना के यानी अपने उद्धव जी की पार्टी के लोग भी आए थे, और सबने मिलकर एक रिजोल्यूशन साइन किया है, जिस रिजोल्यूशन में कहा है कि मराठा समाज को आरक्षण देना चाहिए, लेकिन किसी और के आरक्षण में नहीं देना चाहिए। ये सबने एग्री किया हुआ है। अब मनोज जरांगे पाटिल ये कहते हैं कि मुझे ओबीसी में आरक्षण चाहिए। वो रोज मेरे पर बोलते हैं, वो कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस नहीं देना चाहते, देवेंद्र फडणवीस ने अटकाया हुआ है, देवेंद्र फडणवीस। पहले तो मैंने उनको एक बात साफ शब्दों में कही कि भैया, मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री हम जो निर्णय लेते हैं साथ में निर्णय लेते हैं, कोई अलग निर्णय नहीं है। और मेरे मुख्यमंत्री जिस दिन ये कह देंगे कि उनको कोई मराठा समाज के लिए निर्णय लेना और मैंने अटकाया हुआ है, उस दिन मैं इस्तीफा भी दे दूंगा और राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। तो आप पर ही क्यों आरोप लगाते हैं? वो नहीं, मुख्यमंत्री को स्पेयर कर देते हैं और आप पर ही आरोप लगाते हैं। साहिल, आपसे ज्यादा कौन जानता है? आपको महाराष्ट्र की राजनीति मालूम है। सर आप बताइए, मेरे ऊपर क्यों आरोप लगता है? आपको मालूम है क्यों मेरे मुंह से बुलवाना चाहते हो, क्यों नई कंट्रोवर्सी खड़ा करना चाहते हो? फिर कोई अच्छी हेडलाइन नहीं बनेगी, वही हेडलाइन बनेगी, छोड़ दो। लेकिन सवाल यह है कि मैंने जरांगे पाटिल इनको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि चलो आप बीजेपी के खिलाफ हो, आप हमारे खिलाफ हो, आप कहते हैं कि हमारे कारण नहीं होता है, तो आप जिनको समर्थन दे रहे हो लोकसभा में, आपने समर्थन जिनको दिया, आपके लोगों ने लोकसभा के समय राष्ट्रवादी कांग्रेस का काम किया, उद्धव ठाकरे की पार्टी का, चलो उन तीनों से लिखवा लो ना, उन तीनों से लिखवा लो कि अगर हम सत्ता में वापस आएंगे तो मराठा समाज को ओबीसी में आरक्षण देंगे और उनको मदद कर दो। देखिए, ये सारी चीजें जो चल रही है बहुत पॉलिटिकल चल रही है। कई लोगों के कंधों पर बैठकर बंदूकें चला रहे हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं धीरे धीरे लोगों के सामने ये सारी चीजें स्पष्ट होने लगी है और चुनाव में इसका जितना असर लोगों को लगता है उतना असर नहीं होगा। सर एक सवाल हमेशा रहता है कि जो भी कैंपेन होती है उसमें कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आज की स्थिति में ना महाविकास आघाड़ी ये कह पा रही है ना महायुति कह पा रही है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपकी सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्या इसका जवाब आपके पास है? देखिए, इसका जवाब देने का कॉम्पिटेंस ही मेरे पास नहीं है। नहीं, पार्टी बता दीजिए, नाम छोड़ दीजिए। कॉम्पिटेंस ही नहीं, क्योंकि 3 पार्टियां हैं। हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के मालिक है, वो अध्यक्ष है। अजीत पवार जी उनकी पार्टी के मालिक है, वो अध्यक्ष है। मैं मेरी पार्टी में महाराष्ट्र का नेता हूं। मेरी पार्टी की एक निर्णय प्रक्रिया है। मेरी पार्टी में हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्णय करता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो इसलिए कॉम्पिटेंसी मेरे पास नहीं है कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं। हाँ, इतना जरूर कह सकता हूं कि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड, मुख्यमंत्री जी और मतलब हमारे साथ की दोनों पार्टियां मिलकर तय करेगी, और जिसको वो तय करेगी, जैसा वो निर्णय लेगी, हम सब लोग उस निर्णय के पीछे हैं। कोई रोटेशनल चीफ मिनिस्टर ऐसा कोई प्लान आपका है? अरे भैया, कल तो आप बोलोगे म्यूजिकल चेयर करो और उसके आजू बाजू घुमाओ और जो बैठेगा उसको करो, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है भैया, रोटेशनल तो बनेगा तो किसी एक ही पार्टी का बनेगा 5 साल के लिए पूरा, अगर आपकी सरकार आती है। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसके ऊपर भी कमेंट करने का अधिकार मेरा नहीं है, मेरा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं रोटेशनल वगैरह चीजें होती नहीं है।